Assalamu alaikum. I am Samra Maqsood, your maths instructor from tutoria.pk. Today we discuss the chapter number 3 of your first year maths book. Let us start with it. जो उसका नाम है वो है matrices and determinants. Matrix क्या है? A matrix is a rectangular array of a number enclosed by a pair of square brackets is called a matrix. हम देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है जो इसकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं. ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये रोज को रिप्रेजेंट करेंगे. ये R1 है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करिए, ये C1 है. इसी तरह ये C2 है और ये C3 है. हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स में आ जाता है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. जो अबव मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3x3. इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहली टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो. ये एग्जांपल से हमारे पास शो हो रही है. इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जब नंबर ऑफ रोज ना इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के कितनी रोज हैं? 2 और इसके कितने कॉलम हैं? 3. तो इसका ऑर्डर 2x3 है. m इज नॉट इक्वल टू n. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री हो. एक आधी एंट्री ज़ीरो हो सकती है लेकिन सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं हो सकती, और बाकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स में वो सब ज़ीरो होनी चाहिए. तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास कौन सा होता है? आइए इसको देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखूं तो प्रिंसिपल डायगोनल जहां पर i इक्वल टू j हो, जैसे ये A11 i इक्वल टू j, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस डायगोनल को हम क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल डायगोनल है. तो यहाँ पर ये क्या है? 1 3 5 में हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब प्रिंसिपल डायगोनल पे एक ही नंबर अपीयर हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 3 अपीयर हो रहा है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है. इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट 1 हो, यानी 1 हो, बाकी एंट्रीज क्या होंगी? 0, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स अपने नाम से ही जाहिर है. जैसे ज़ीरो मीन ज़ीरो मैट्रिक्स का ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री क्या होगी? 0 होगी. इक्वल मैट्रिक्स हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तब कहेंगे जब उनका ऑर्डर बराबर हो और उनकी एलिमेंट्स की कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले सकें. जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 है और 2 इक्वल टू 2, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है और ऑर्डर भी इनका सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है. डिटर्मिनेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ है हम क्या फाइंड करेंगे? माइनर और कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या है? आइए देख लेते हैं. एक मैट्रिक्स हमने ले ली है, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर ली है, उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. वो क्या है? A11, A12, A13, ये सब लिखे हुए हैं. अगर मैंने माइनर निकालना है, फॉर एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट द माइनर 1 3, M13 मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? 1 3 मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो हमारे पास ये है, मैं इसको छोड़ूंगी और थर्ड कॉलम ये छोड़ूंगी और बाकी एंट्रीज में अपने डिटर्मिनेंट में लिख दूंगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दी. तो M13 की जो वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट क्या होता है? AD माइनस BC, यानी इस डायगोनल को इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, वो माइनस हो जाए. तो हम ये क्या होगा? A21 मल्टीप्लाई बाय A32 माइनस A31 डॉट A22. ये हमने माइनर 1 3 निकाल लिया. बाकी भी माइनर इस तरह हम हर एलिमेंट का निकाल लेंगे. इसके बाद आ जाता है हमारे पास कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या है कि Aij माइनस 1 प्लस I प्लस j मल्टीप्लाई बाय द माइनर ऑफ अ एलिमेंट. अगर मैं A13 निकालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? -1
1 + 3 और m1 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम, तो यहाँ पे 1 3 आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ द अबव मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, अगर हम डिटर्मिनेंट देखें तो हम क्या करेंगे, A11 जो एलिमेंट होगा उसको माइनर ऑफ 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर A12 फिर माइनर 1 2 और फिर प्लस A13 और फिर माइनर 1 3. तो हमारे पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा. हम ये साइन जो डिटर्मिनेंट के लेते हैं वो इस तरह लेते हैं प्लस माइनस प्लस. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट्स को एवोलेट करते हैं. आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लें और एक मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और फिर डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम 2 रोज़ या 2 कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमारे पास नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक मैट्रिक्स लें, हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के 2 कॉलम सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर मैं इसको A का नाम दूं तो A डिटर्मिनेंट क्या, 0 होगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी. उसके बाद हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें कोई रो या कॉलम एंट्रीज, सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 0 0 0 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स हो जैसे इसका फर्स्ट कॉलम 0 है, सारी एंट्रीज 0 हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम अपनी एंट्रीज़ को यानी किसी भी एक रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, उस पूरे कॉलम या रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर को हम बाहर डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, जबकि हम वैसे मैट्रिसेस में नहीं कर सकते, लेकिन ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास किसी रो या कॉलम में कोई एंट्री ऐड हो रही हो, कोई भी नंबर ऐड हो रहा हो, तो हम जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं. जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है, अगर A11 जो है प्लस B11 एक एंट्री है ऐड हो रही है तो ये A21 प्लस B21, तो हम डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो हम इनको अलग करके, ये प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और हम इनको अलग करके डिटर्मिनेंट लें और इसका डिटर्मिनेंट लें तो आंसर दोनों का क्या आएगा, बराबर. सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम वो किसी भी रो या कॉलम में ऐड करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू पहले हमने ऑपरेशन से पहले निकाली होगी और बाद में निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. 8 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो उसका डिटर्मिनेंट हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंशन शो डैट. विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि हमने इसे डिटर्मिनेंट लेके एक्सपेंड नहीं करना, हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी है और लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक लेफ़्ट साइड में मैट्रिक्स ले लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करती हूँ. अब मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर रही हूँ तो चेंजिंग जो आएगी वो सिर्फ कॉलम 1 की एंट्रीज़ में आएंगी, बाकी हमारे पास जो है वो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा, गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा. ये बाकी सारी एंट्रीज़ हम ऐसे ही लिख देंगे. ये डिटर्मिनेंट की लाइंस होनी चाहिए तो इनको हम स्ट्रेट लिखेंगे. अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं देख सकती हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो कॉलम 1 में अपीयर हो रहा है तो मैं इसको बाहर कॉमन ले सकती हूँ. जब मैं इसको कॉमन निकाल लूँगी तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रही हूँ, प्रॉपर्टी 5 का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 और बाकी एंट्रीज़ को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ,
अब हमारे पास प्रॉपर्टी 3 थी कि अगर हमारे पास 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, अल्फा प्लस बीटा गैमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट्स भी जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है एडजॉइंट। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें इस फॉर्म की, ये हमने ले ली, तो हम क्या करें, इनके कोफैक्टर्स निकाल लें। हम कोफैक्टर्स को अभी स्टडी कर चुके हैं, कोफैक्टर्स निकाल लें और इनको एक मैट्रिक्स में लिख लें। तो अब जब हम इन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ए के, जैसे ये यहाँ लिखा गया है। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में कंडीशन है कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाली एंट्रीज हमारे पास 0 हों। प्रिंसिपल डायगोनल अभी हमने स्टडी किया है। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास यहाँ पे ये है 1 3 5, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। हम देख सकते हैं इसकी जो है, इसके जो नीचे एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 हैं, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज वो 0 हों तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये ट्रायंगुलर मीन, ये ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे पास, ये जीरोस जो एंट्रीज हैं इन ट्रायंगल फॉर्म में है, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और एक ऐसी मैट्रिक्स जो अपर हो या ट्रायंगुलर या लोअर हो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि हमारे पास मैट्रिक्स में कम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाएं, और अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी हम कम्प्लेक्स एंट्रीज का कंजुगेट लें, ए कंजुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो वो आंसर क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन क्या है कि अगर हम ए कंजुगेट लें, कंजुगेट हम तब लेते हैं जब हमारे पास कम्प्लेक्स एंट्रीज आती हैं, ए कंजुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे। आइए एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। अगर मैं इस मैट्रिक्स का कंजुगेट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 1 प्लस आयोटा, यानी इमेजिनरी वाली जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये मैंने ले लिया कंजुगेट। अब मैं इसका क्या लूँगी, ट्रांसपोज, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगी। तो जब मैं ये करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और ये 2। अब देख सकते हैं ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, वापस आ गई है, विच इज़ इक्वल टू ए। सो दिस मैट्रिक्स इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। एचिलॉन फॉर्म क्या है, हमारे पास एचिलॉन फॉर्म होने, मैट्रिक्स होने की 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे लीडिंग एंट्री जिस रो में लाई करी है उसमें जितने ज़ीरोज़ हैं उससे पहले अगली रो में उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो जो है वो ये है, उसकी लीडिंग एंट्री क्या है, 1। ये लीडिंग एंट्री क्या होती है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन एनी रो। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस रो में तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, 1, इससे पहले एक ज़ीरो है। अब दूसरी रो की अगर हम बात करें, ये दूसरी रो है हमारे पास, अगर हम इसकी लीडिंग एंट्री देखें तो ये है हमारे पास दिस 1, और हम देखें इससे पहले कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। और तीसरी रो में हमारे पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, पहली वाली रो में 1 आ रहा है, दूसरी वाली में क्या आ रहा है, लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन फॉर्म में है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या है कि एक मैट्रिक्स जो एचिलॉन फॉर्म में होगी
लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का क्या मतलब है कि हमारे पास जिस रो में लीडिंग एंट्री आ रही है उसके ऊपर भी ज़ीरोज़ आ जाएं, यानी उस कॉलम में ऑल एंट्रीज ज़ीरो हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिखी गई है, अगर हम इसकी लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो में चेक करें तो वो क्या है, 1 है, और इसका कॉलम हमने कहा है कॉलम में जितनी एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 0। देख सकते हैं कि इसकी जो नीचे वाली सारी एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 हैं। इससे नेक्स्ट रो में हम देखें, हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1, इसके ऊपर भी 0 आ रहा है, यानी इस पूरे कॉलम में 0 आना चाहिए, तो इसके ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास। अगर हम देखें थर्ड रो में तो लीडिंग एंट्री क्या है, दिस, और इसके ऊपर भी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0, तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अब क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन when a matrix is reduced to reduce echelon form। जैसे हम अब एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, यहाँ से हम काउंट करें, देखें यहाँ हमारे पास कुछ एंट्रीज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, बट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ यानी ऐसी रो जिसमें सारी एंट्री 0 नहीं है, तो देख सकते हैं ये एक R1 है, ये R2 है और ये R3, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, हमारे पास 1 हो। हम देख सकते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 में डिवाइडेड है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए हम एक लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू k। अगर हमारे पास ये k इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स ना हो, राइट साइड हमारे पास 0 हो तो हम उसको कहेंगे वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। और नॉन होमोजीनियस क्या है कि अगर हमारे पास k नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में 2 सब टाइप आ जाती हैं, वो है ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन अपने नाम से ही जाहिर है कि लेस इंपॉर्टेंट या ऑब्वियस सोल्यूशन, तो वो किस फॉर्म का होगा, हमारे पास उसमें क्या है कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए एक्स इक्वल टू 0। ए जो है यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये 0 मैट्रिक्स है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 0 0 0। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास जब डिटर्मिनेंट 0 हो और हमारे पास सोल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट मैनी, यूनिक सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, इस केस में हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, ए एक्स इक्वल टू बी, यानी बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स है और ए हमारे पास वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है। हम यह इसको 3 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड है इन्वर्स मेथड, यानी एक्स ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स ए एक्स बी का जो सोल्यूशन है वो हम किस तरह 3 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास इन्वर्स मेथड, यानी ए इन्वर्स निकाल के, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास क्या है कि हम अपनी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें और उसको फिर एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, क्रैमर्स रूल। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर हम इसके कॉरस्पॉन्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना चाहें तो वो क्या होगी, x के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, इसी तरह 3 2, नेक्स्ट रो में आ जाए 4 5 -3 3 -2 17।
یہ ہم نے کوفیشینٹ میٹرکس لکھ لی ہے. اب ہم کیا کریں گے, اگر ہم آگمنٹڈ میٹرکس لکھنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے, اسی میٹرکس میں ہم کیا کریں گے, ڈاٹ لگا کے کانسٹنٹ میٹرکس کو بھی لکھ دیں گے. میں اسی میٹرکس میں چینجنگ کر لیتی ہوں. اگر میں نے اس کو آگمنٹڈ میٹرکس بنانا ہے تو میں یہاں کیا کروں گی, 2 ڈاٹ لگاؤں گی اور اپنا کانسٹنٹ میٹرکس ادھر لکھ دوں گی. یہ میں نے ایک آگمنٹڈ میٹرکس لکھ لی ہے. اب میں اس پہ کچھ رو آپریشنس کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کی ویریبلس کی ویلیو فائنڈ کروں گی. سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, اگر ایچلون فارم میں بنانا ہے تو میں نے اس 4 کو کیا کرنا ہے, 0 کرنا ہے, اور اسی طرح اس 3 کو بھی کیا بنانا ہے, 0. R2 minus 4R1, R2 پہ آپریشن ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے, R2 میں چینجنگ آئے گی اور باقی ہمارے پاس روز جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس کیا انٹری آ جائے گی, 0 آ جائے گی. اگر میں اس پہ رو آپریشن اپلائی کروں تو میں کیا کروں گی, R2 میں انٹری کیا ہے 5 minus 4, R1 میں کیا ہے انٹری پڑی ہے 3, تو یہاں سے کیا آ جائے گا 5 minus 4 یعنی 4 3 12, تو یہاں سے کیا آ جائے گا 5 minus 12 minus 7. اسی طرح باقی رو آپریشنس بھی میں کر لوں گی. اور اگر میں نے 3 انٹری کو 0 بنانا ہے تو میں کیا کروں گی, R3 minus 3R1. اسی طرح میں جب یہ رو آپریشن ساری میٹرکس پہ اپلائی کر لوں گی تو میرے پاس رزلٹ جو آ جائے گی, یعنی یہ میں نے 2 0 بنانے کے لیے جو رو آپریشنس کیے تو اس پہ سب پہ اپلائی کرتے ہوئے میرے پاس یہ آنسر آ گیا. اسی طرح ہم اس کو جو ہے اب باقی ہم کیا کریں گے, اب ہم نے اس کو 1 بنانا ہے, جب اس کو 1 بنائیں گے پھر اس کو 0 بنائیں گے, اس کو 0 بنائیں گے. اسی طرح ہمارے پاس جو کیا ہوگا, ہمارے پاس سسٹم یعنی ہمارے پاس ویریبلس کا جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا, یعنی ہم سولوشن فائنڈ کر لیں گے اپنا. ہوپ سو آج کا جو چیپٹر 3 کی سمری تھی, ریویو, آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اب تک کے لیے اپنی انسٹرکٹر سمرا مقصود کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.